से हाथ जोड़ो यात्रा आप कह रहे हैं, कहाँ हो रही है वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, कहाँ कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ, मैं रूरल एरिया में रहता हूँ, यहाँ पूरे जितना भी एरिया रूरल एरिया है, कहीं मुझे कोई दिखता नहीं है। कहाँ वो काम, शहर में बैठ के वो काम बात करते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो हर एक मुद्दे से जो है वो बीजेपी को जोड़ता है। तो जो मैंने पहले कहा है कि यहाँ की 80% पॉपुलेशन जो है, 80% आबादी जो है, उनके ऊपर तो कोई टैक्स प्रपोज नहीं है। तो एक चीज़ मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि जो रूरल एरियाज़ हैं, जैसे हमारी पंचायत जो हैं, वहाँ उन एरियाज़ में अंदर तो कोई टैक्स का अभी प्रपोजल है नहीं है। तो ये भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि लग जाएगा, उनको भी जाके जानबूझ के जाकर रूरल एरियाज़ में जाकर भी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके लीडर जो हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आपके यहाँ रूरल एरियाज़ में भी जो टैक्स के लिए जो प्रपोज जो है वो किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री होगा और आप देखेंगे कि सरकार जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इन 7-8 साल में ग्राउंड पे काम किया है, ज़मीन पे काम किया है। चेहरे हैं हमारे पास, आप देख रहे हैं जो काम कर रहे हैं, जो आगे निकले हैं, चेहरे तो हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं बाद में आती हैं। लेकिन पहले हमारा लक्ष्य जो है 50+ है, 50+ हम पार करके फिर हम सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां इस समय भाजपा पर हमलावर हैं, साथ ही हालांकि एलजी साहब ने भी इसके बारे में कई लोगों के बीच में अपनी स्टेटमेंट दी है कि ये लोगों की भलाई के लिए है, लेकिन जो विपक्षी पार्टी हैं वो इसको लेकर आक्रामक रूप में है और आए दिन इसको लेकर कई तरह के प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। और अभी हाल ही में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चलाई है, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को भी एक मुद्दा बनाया है और स्टेटहुड को लेकर भी उन्होंने अपनी एक डिमांड रखी है। इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलए अश्विनी कुमार शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और इनका व्यू जानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है एक हमलावर उन्होंने रुख बना के रखा हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। हालांकि कई तरह के क्लैरिफिकेशन भी जो है सरकार की तरफ से आए हैं, लेकिन वो आम लोगों के बीच में यही बात को पहुंचा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स के जो है आम जनता के खिलाफ है। क्या कहें? देखिए, जैसे आपने अभी बात की है प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, तो इसमें ऐसा है कि अभी थोड़ा सा इसमें ये था कि एक तो लोगों को वेल अवेयर इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन को करना था वो इससे पहले करना चाहिए था, क्योंकि ये कोई जैसे अभी एलजी साहब ने बहुत कुछ क्लियर किया है, लेकिन इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने ये पूरा इसका टैक्स का जो उन्होंने लगाने से पहले तो यहाँ की जो पब्लिक है उसको अवेयर करना चाहिए था। अभी टैक्स का जो मेन अभी जो है वो कॉरपोरेशन या काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटीज तक ही रूरल एरिया के लिए कोई टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया है। तो इसमें ऐसा है कि एक तो पहले ये पता होना चाहिए कि टैक्स है क्या, कितना है। तो उसके लिए जैसे अभी कुछ क्लैरिफिकेशन एलजी साहब ने दी, तो एलजी साहब को जो 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 उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी वो एडमिनिस्ट्रेशन को पहले इसके एडवर्टाइज जो है उसको वेल लोगों को अवेयर करना चाहिए था। तो ऐसा है कि ये पहली बार नहीं है, पहले भी प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर था और भारत के कई ऐसे राज्य हैं यहाँ या यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे पहले तो ये था कि लोगों को अवेयर करना चाहिए था, लोगों को पता होना चाहिए कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है तो क्या कितना टैक्स लग रहा है, कितने स्क्वायर फुट जो आपका जो स्लैब है उसके ऊपर कितना टैक्स जो है वो लगने जा रहा है। तो सबसे पहले ये क्लियर करे एडमिनिस्ट्रेशन की है क्या, क्योंकि आम नागरिक जो हैं उनको तो ये पता नहीं है। तो एक चीज़ मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि जो रूरल एरियाज़ हैं, जैसे हमारी पंचायत जो हैं, वहाँ उन एरियाज़ में अंदर तो कोई टैक्स का अभी प्रपोजल है नहीं है। तो ये भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि लग जाएगा, उनको भी जाके जानबूझ के जाकर रूरल एरियाज़ में जाकर भी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके लीडर जो हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आपके यहाँ रूरल एरियाज़ में भी जो टैक्स के लिए जो प्रपोज जो है वो किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अभी कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी जो हैं उनके लिए ये प्रपोजल इसका है। और मैं यही कहूँगा कि इसको पहले सरकार को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि टैक्स है क्या, कितना है और किस किस स्लैब के ऊपर कितना टैक्स जो है वो लगेगा। जी बिल्कुल, यही बात अपोजिशन ने भी कही है
और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी यही बात आई है कि एक सामने पब्लिक डोमेन में इसको पहले लाना चाहिए था, एक डिस्कशन चलती, अगर लोगों के मन में किसी तरह के प्रश्न होते तो वो सामने आते और उसके बाद सरकार एक एक करके जो उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर करती। कि सबसे पहले मेरा यही है कि एलजी साहब ने अभी जैसे क्लियर किया है, तो थोड़ा बहुत अभी और इसको क्लियर करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि 50% जो पॉपुलेशन है जो सेमी अर्बन या अर्बन एरियाज़ में है, उनके ऊपर तो कोई प्रॉपर्टी टैक्स ये लगेगा नहीं। ये मेरा जहाँ तक उन्होंने जितने स्लैब के लिए इसको एग्जेम्प्ट किया है, तो पहले तो सब क्लैरिफिकेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आनी चाहिए जिन्होंने ये टैक्स प्रपोज किया है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको यही करना चाहिए कि इसका एक जो पूरा ये है क्या, टैक्स क्या है, आपका जो मकान है या कमर्शियल आपके इदारे हैं, किस किस एरिया वाइज वो कितने हैं, तो किस एरिया में किन एरियाज़ में ये टैक्स लगेगा और किस किस स्लैब में ये जो टैक्स जो है ये लगेगा। तो सबसे पहले इसकी क्लैरिफिकेशन तो आनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। इसी बीच एक और चीज जो है काफी संदेह के में ला रही थी, जो कि लोगों के बीच में उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि 5 लाख से ज्यादा घर हैं, उसमें 2 लाख से ऊपर ऐसे घर हैं जिन पर टैक्स नहीं लगेगा, फिर कुछ ऐसे घर हैं जिन पर कुल मिलाकर जो है 1500 स्क्वायर फीट के अंदर है। उन्होंने ऐसे कुछ अपना आंकड़ा बताया कि 80% लोगों को बहुत ही जो है कम जो है लगेगा ये। लेकिन प्रश्न ये है कि ये आंकड़ा अचानक कहाँ से आया? देखिए, ये जो आंकड़े जो होते हैं सरकार के पास तो आंकड़े होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि अगर स्लैब के बारे में बात की तो हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ कि ये आंकड़े जो हैं सरकार के पास होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इस पे यही आपको कहूँगा कि ज़्यादा जो इसको गुमराह करने की जो विपक्ष कोशिश कर रहा है, सबसे पहले आप देखिए कि रूरल आबादी हमारी कितनी है। 80% हमारी आबादी जो है वो रूरल की है, तो उस पर तो टैक्स कोई है नहीं, ना सरकार ने प्रपोज किया है ना किसी ने कहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो रूरल एरियाज़ में जो हमारे जो भाई बहन रहते हैं, हमारे लोग जो हैं, नागरिक जो हैं, उनको ये क्लियर होना चाहिए कि आप पे कोई टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो है सरकार की तरफ से प्रपोज जो है वो नहीं किया गया है। सबसे पहले तो ये क्लैरिफिकेशन है। दूसरा जो अभी आप कह रहे हैं, जिस तरीके से आपने बात की है, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं अभी और क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, वो सरकार करे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार बताए, खुलकर बताए कि क्या है। और जैसे आपने स्लैब की बात की है, तो उसमें भी आपको मैंने जैसे कहा है कि 50% अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज जो हैं उनमें जितना भी ये अकॉर्डिंगली जो उन्होंने बताया है उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि 50% लोगों को कोई टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। इस पर जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी काफी अपनी चिंता व्यक्त कर रही है कि अभी कोविड से हम उभरे ही हैं, लेकिन उनके ऊपर काफी तरह के जो टैक्सेस के बर्डन है, उसके बाद अब ये प्रॉपर्टी टैक्स आ गया है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ा रहा है और सरकार को इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। और जम्मू बंद की भी कुछ बातें चल रही थी। अपनी तरफ से उनका भी एक अपना नज़रिया है, उन्होंने अपनी बात रखी है, सरकार भी इस पर सोच रही है। तो ये उनका अपना नज़रिया है कि उन्होंने ये बात की है। ये भी ठीक है कि कोविड में जो यहाँ का बिजनेस कम्युनिटी जो है काफ़ी उनको नुकसान जो है झेलना पड़ा है कि 2 साल लगातार कोरोना महामारी की वजह से बिजनेस जो है वो बिल्कुल ठप थे। तो ऐसे में उन्होंने अपनी जो बात है वो सरकार के सामने रखी है। मुझे लगता है कि हमारे एलजी साहब जो हैं ज़रूर उस पर गौर करेंगे कि उसमें वो क्या और इसमें बेहतर कर सकते हैं। वो ज़रूर इस पर मुझे लगता है कि उनकी सुनवाई होगी और उनकी उनके उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी ठीक है कि अपनी तरफ से जैसे वो कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में हर एक आदमी को, इंसान को अपनी बात रखने का हक है। उन्होंने अपनी बात रखी है और उनकी बात सुनी भी जाएगी, उस पर सरकार जरूर जो है वो कंसिडर करेगी उनको। आपको लगता नहीं कि प्रॉपर्टी टैक्स वाला मुद्दा जो एक ऐसा लाया जिसके बाद विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है और लगातार वो इस समय बीजेपी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर हमलावर है? देखिए, ये बीजेपी की बात नहीं है। यहाँ इस वक्त आपको पता है कि एलजी प्रशासन जो है वो यहाँ पे एलजी गवर्नमेंट है। तो इसमें ये नहीं है कि ये भाई ये टैक्स कोई बीजेपी वाले प्रपोज कर रहे हैं या बीजेपी जो हमारी पार्टी है उन्होंने ये प्रपोज किया है। लेकिन सरकार समय समय के ऊपर अपनी तरफ से कहीं ऐसे कानून बनाती है, ऐसे एक्ट लाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो
हर एक मुद्दे से जो है वो बीजेपी को जोड़ता है। तो जो मैंने पहले कहा है कि यहाँ की 80% पॉपुलेशन जो है, 80% आबादी जो है, उनके ऊपर तो कोई टैक्स प्रपोज नहीं है। तो फिर विपक्ष वहाँ जाके गांव में जाकर भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वहाँ मीटिंग्स कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ एक मुद्दा बना के हर एक चीज़ में चीज़ को मुद्दा बनाना, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अभी 370 और 35 से टूटने के बाद जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो एक विकास की राह पर आगे बढ़ी है। यहाँ बहुत सारी आगे प्रॉब्लम थी जिनके लिए अभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ चलाए जा रहे हैं। चाहे वो रोड नेटवर्क को इम्प्रूव करने की बात हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में आपने देखा होगा कि यहाँ पे अभी हमारे नज़दीक ही विजयपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ऐसे लगता है कि एक नया हेल्थ सिटी जो है वो डेवलप हो रहा है। तो वहाँ से काफ़ी सारा बेनिफिट जो है वो हमारे हेल्थ सेक्टर में जो हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी। यहाँ जो जम्मू का खिता है, इतना भेदभाव जहाँ होता था, कहाँ यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटी जो जम्मू वालों को कभी मिली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 370 और 35 से टूटने के बाद आज विकास के रथ को जहाँ गति मिली है, विपक्ष इसमें भी त्रुटियाँ देखता है, खामियाँ देखता है, कहाँ किस इशू को मुद्दा बनाना है, तो हर मुद्दे को वो बीजेपी के साथ जोड़ता है। ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ हम भी जुड़े हैं। जहाँ जहाँ लोगों के साथ बेइंसाफी होगी, हम लोगों के साथ खड़े हैं। पार्टी, हमारा संगठन जो है वो आम यहाँ का जन जो है, नागरिक जो है, उसके साथ हम खड़े हैं। जहाँ अपोजिशन को एक पॉजिटिव रोल जो है वो अदा करना चाहिए, वो उनका मुद्दा जो है वो डेवलपमेंट नहीं है। वो मुद्दा देखते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ है और मोदी जी के खिलाफ है, इसलिए वो हर मुद्दे को एक बीजेपी के साथ जोड़कर उसे इशू बनाकर उसे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। जनता वेल अवेयर। जैसे कांग्रेस ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा चलाई, काफी लंबी यात्रा चलाकर जम्मू कश्मीर में आकर खत्म की। अब उसी के साथ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू की है, जिसमें वो बीजेपी पर फिर से एक हमला है और प्रॉपर्टी टैक्स को भी मुद्दा बना लिया है और साथ में स्टेटहुड की डिमांड की है। अब नया जो इनका ये यात्रा चल पड़ी, इस पर आप क्या कहेंगे? तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आप कह रहे हैं, कहाँ हो रही है वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा? कहाँ कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ, मैं रूरल एरिया में रहता हूँ, यहाँ पूरे जितना भी एरिया रूरल एरिया है, कहीं मुझे कोई दिखता नहीं है। कहाँ वो काम है? शहर में बैठ के वो काम बात करते हैं। शहर से बाहर निकल के देखें ना, लोगों में आए, लोगों से बात करें, लोगों के काम करें ना। लगभग कोरोना महामारी में 2 साल जहाँ कोरोना महामारी रही, मुझे बताइए कि कोई भी कांग्रेस का जो लीडर है, नेता है, कोई कार्यकर्ता है, कहीं बाहर निकला? हमने अपनी जान दांव पे लगा के हम कोरोना महामारी में 2 साल लगातार, और ये कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा, मेरे पास एविडेंस हैं, प्रूफ हैं कि हमने कितना काम जहाँ किया। और बीजेपी का बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता जो कार्यकर्ता था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर, यहाँ हम फार्मर 2 बार मैं यहाँ का विधायक रहा हूँ, तो हम खुले अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के बीच में जहाँ जहाँ लोगों को मदद की जरूरत है हमने की। वो सिर्फ एक सीमित जगह पर ही ये सब एक्टिविटीज इनकी चल रही हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुई तो क्या लगा उसका कोई प्रभाव हुआ है यहाँ जम्मू कश्मीर में? मुझे बताइए ना, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी से, कश्मीर में आके उसका उन्होंने समापन किया। जिस दिन से यात्रा खत्म हुई, मुझे बताइए क्या लोगों को उसका बेनिफिट मिला, क्या प्रभाव हुआ? कौन से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो उस यात्रा से प्रभावित हो गए, लोक सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए बाहर निकले? ये सिर्फ एक दिखावा है। भारत जोड़ो यात्रा क्या है? वो एक सिर्फ अपना एक पोजीशन बनाने के लिए राहुल गांधी जो निकले थे, उनको था कि भाई ऐसे एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो कांग्रेस में था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक नया एक अपना वो छोड़ दिया कि भाई भारत जोड़ो यात्रा है। और आपने देखा होगा कि कितना विरोध जो है वो राहुल गांधी का कांग्रेस के अंदर ही होता था। अब भारत तो वो जोड़ गए, लेकिन कांग्रेस को तोड़ गए। उनकी यात्रा के समय में ही कितने कितने समय वो यात्रा चली, उसके समय में ही कितने पूरे अपने भारत से कई राज्यों से जो कांग्रेस के जो कई पुराने नेता थे वो छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए। कहा जा रहा है कि शायद इसी साल यहाँ विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं और कभी भी जो है इलेक्शन अनाउंस हो सकती है। उसको लेकर भाजपा की तैयारियां किस तरह से हैं और अगर तैयारी होती है तो किन मुद्दों को लेकर वो आम जनता में आएगी और वोट मांगेगी? देखिए, इन कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के साथ साथ केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, जो उनके द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, जो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो हमारा एक मेन
मकसद है कि आम आदमी तक, गरीब आदमी तक जो योजनाएं जो वो पहुँचे, उसके लिए संगठन जो है, सरकार अपना काम करती है, सरकार योजना लाती है, लेकिन हमारे संगठन के लोग जो हैं पूरी कोशिश करते हैं कि इनको ज़मीनी सत्ता तक पहुंचाया जाए और जिस मकसद से ये स्कीम्स बनी है वो मकसद जो है पूरा हो। तो मोदी सरकार ने एक सबसे बड़ा अच्छा काम जो किया है कि आयुष्मान भारत में ये गोल्डन हेल्थ कार्ड जो बनाए हैं, आयुष्मान कार्ड से आपका 5 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट जो है वो मैक्सिमम बहुत बड़े से बड़े हॉस्पिटल जो हैं वो इम्पेनल्ड हैं, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट भी, तो उसमें लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। संगठन जो है इलेक्शन के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का तैयार है। तो जो इसमें आपका एक लक्ष्य है 50+ का, तो वो 50+ ताकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर अपनी एक गवर्नमेंट हो और बहुमत से हो, तो वो किस तरह से पूरा होगा? क्योंकि उसमें कश्मीर कहीं ना कहीं एक मुश्किल भी बन सकता है। अगर पूरी तरह अगर जम्मू रीजन भी आपको वहाँ पे वो सीट मिल जाए, तो फिर भी कहीं ना कहीं कश्मीर की तरफ तो एक जब तक वहाँ से नहीं होगा हासिल, वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन? नहीं, अब आप आप जम्मू की बात नहीं कीजिए, जम्मू कश्मीर की बात कीजिए। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज कुछ पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं कश्मीर वैली में, उस पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है फोकस कर रहा है। आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होगा, और इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन जो है, जब उनको लगेगा सही समय आएगा वो इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से इलेक्शन की पूरी तैयारी है। जब भी इलेक्शन कमीशन संकेत देता है, इलेक्शन की डेट्स अनाउंस करता है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और आप देखिए 50+ का नारा, जब हमने 40+ का पिछले 2014 में नारा दिया था, तभी लोग कहते थे 40+, 25 सीटें जहाँ से हमने ली थी, और 4-5 हमारी ऐसी सीटें थी जो बिल्कुल कम मार्जिन से जहाँ से रह गई, और वो भी लोग बाद में बहुत पछताए कि ये सीटें कैसे रह गई। इस बार उम्मीद ये की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही जो है उनका एक मुख्यमंत्री होगा और जम्मू रीजन से होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री होगा, और आप देखेंगे कि सरकार जहां भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इन 7-8 साल में ग्राउंड पे काम किया है, जमीन पे काम किया है। तो क्या लगता है कि अगर ऐसे सिचुएशन बन जाती है कि 50+ होके सरकार बन जाती है, तो अब मुख्यमंत्री के लिए एक मुख्य चेहरे में से कौन कौन ऐसा हो सकता है कि जो एक मुख्य चेहरा हो सकते हैं? देखिए, पहले आप इलेक्शन होने दीजिए, हमारे जो विधायक चुन के आएंगे, हमारा जहाँ केंद्रीय नेतृत्व जो है, राष्ट्रीय हमारा संगठन जो है, ये चीज़ें जो है बाद में तय होती हैं। चेहरे हैं हमारे पास, आप देख रहे हैं जो काम कर रहे हैं, जो आगे निकले हैं, चेहरे तो हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं बाद में आती हैं। लेकिन पहले हमारा लक्ष्य जो है 50+ है। 50+ हम पार करके फिर हम सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अश्विनी कुमार शर्मा जी। तो साफ तौर पर इन्होंने काफ़ी खुले तरीके से बताया कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में काम कर रही है और आम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना विश्वास पैदा हो रहा है। और आने वाले समय में अगर इलेक्शन होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 50+ का, वो से हासिल करेगी और जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी का ही आने वाले समय में यहाँ पर सीएम होगा। विपक्ष की इन्होंने बात की कि विपक्ष को के पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है और सिर्फ प्रोपेगेंडा जो है उस तरीके से चलाती है, लेकिन उससे कोई बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर आकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आम जनता जो है वो विश्वास कर पाएगी।